हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे जूनियर्स, मेरे कलीग्स मुझसे अक्सर डिस्कस करते हैं या मुझसे पूछते रहते हैं कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट कि हम लोग को ऑफशोर प्रैक्टिस ज्वाइन करना चाहिए या फिर हम लोग को इंडियन प्रैक्टिस ज्वाइन करना चाहिए। सो फॉर्चुनेटली आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ बोथ ऑफ द प्रैक्टिसेस। मैंने एज अ पार्ट ऑफ माई आर्टिकलशिप आई वर्क फॉर 3 years इन एन इंडियन प्रैक्टिस एज वी से। वहां पे मैंने फुल फ्लेजेड स्टैट्यूटरी ऑडिट में आर्टिकलशिप की। बहुत सारा अच्छा एक्सपोजर मेरे को मिला, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो मेरे पास ऑनशोर प्रैक्टिस या इंडियन प्रैक्टिस का भी फर्स्ट पर्सन व्यू है, पहला अनुभव है। उसके बाद मैंने पोस्ट क्वालिफिकेशन आई ज्वाइन वन ऑफ द बिग फोर्स इन देयर स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन, बट दिस वाज एन ऑफशोर सेटअप। तो मैंने जहां पर ज्वाइन किया, मैंने एक ऑफशोर एंटिटी में ज्वाइन किया। तो मुझे लगभग अभी 6 महीने हो गए ऑफशोर में भी काम करने का, वहां के इन्वायरमेंट को एनालाइज करने का अनुभव है। एंड दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू गिव अ क्लैरिटी टू ऑल द फेलो सीए स्टूडेंट्स फॉर दैट मैटर। बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स हमेशा डाउट में रहते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या हम लोग को ऑफशोर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या हम लोग को ऑनशोर में ही वो ग्राइंडिंग करना चाहिए, वहीं से मेरे को सक्सेस और ग्रोथ का जो दरवाजा है वो मिलेगा। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो जिसमें हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स पे डिस्कस करेंगे और हम लोग ये एनालाइज करने का ट्राई करेंगे कि भाई कौन सा प्रैक्टिस बेटर है या कौन सा हम लोगों को अपने करियर के हिसाब से चूज करना चाहिए। सो आई हैव मेड ए स्मॉल प्रेजेंटेशन जिसको मैं रेफर करूंगा और दैट विल बी सोन टू यू एज वेल। तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा बेटर है और कौन सा उतना बेटर नहीं है या कौन सा उतना ल्यूक्रेटिव नहीं है। उसके बाद मैं आपको एक कंक्लूजन भी दूंगा, एक अपना पर्सपेक्टिव भी बताऊंगा कि मुझे क्या सही लगता है और मेरा क्या अनुभव रहा है दोनों प्रैक्टिसेस के साथ में। सो फर्स्टली तो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो कि ऑनशोर या इंडियन प्रैक्टिस कौन सा है और ऑफशोर प्रैक्टिस कौन सा है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो इंडियन फर्म्स है, नॉर्मली जो स्टैट्यूटरी ऑडिट या कंसल्टिंग फर्म्स जो आप लोग देखते हैं, ईवाई इंडिया, पीडब्ल्यूसी इंडिया, केपीएमजी, डिलॉयट इंडिया, या फिर इनके इंडियन ऑडिट विंग्स, जैसे आपका केपीएमजी का हो गया बीएसआर एंड कंपनी एलएलपी, या फिर आपका ईवाई का हो गया एसआर बाटली बॉय एंड कंपनी, एसआरबीसी। बहुत सारे अलग अलग फर्म्स ये लोग बना के रखते हैं इंडिया में। जैसे एक फर्म है ग्रैंड थॉर्ंटन, बट इनका जो ऑडिट विंग है, जो इंडियन प्रैक्टिस ऑडिट विंग है, उसको बोलते हैं वॉकर चैंडियोक एंड कंपनी एलएलपी। राइट। तो ये सारे जो फर्म्स हैं ये आपका इंडियन यूनिट्स हो गया। हालांकि जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं वो है आपका ईवाई का ईवाई जीडीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं ईवाई ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज। पीडब्ल्यूसी का पीडब्ल्यूसी एसडीसी या सर्विस डिलीवरी सेंटर, या फिर इसको कई बार आईएसी से भी वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं पीडब्ल्यूसी इंडिया एक्सेलरेशन सेंटर। केपीएमजी के लिए वी हैव केजीएस, जो कि है केपीएमजी ग्लोबल सर्विसेज। एंड डिलॉयट का वी हैव डिलॉयट यूएसआई, विच इज डिलॉयट यूएस इंडिया। इसके अलावा ग्रैंड थॉर्टन का बात करें, सो जीटी का जो इंडियन प्रैक्टिस है उसको बोलते हैं जीटी भारत एलएलपी या फिर वॉकर चैंडियोक एंड कंपनी एलएलपी। और इनका जो ऑफशोर प्रैक्टिस है उसको बोलते हैं जीटी इंडस। जीटी इंडिया यूएस को मिला के उन्होंने बनाया जीटी इंडस। तो ये तो नाम हो गया कि कौन सा कंपनी का ऑफर अगर आपको आया है तो वो आपका इंडियन प्रैक्टिस का ऑफर है, और कौन सा कंपनी का अगर आपको ऑफर लेटर आया तो दैट इज अ ऑफशोर कंपनी, ऑफशोर प्रैक्टिस। वर्क या सर्विस लाइंस का बात करें तो काम इंडियन प्रैक्टिस हो या ऑफशोर प्रैक्टिस हो, मोस्टली काम सेम ही रहता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में आप ऑडिट कर रहे हो तो आप कोई और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड यूज करोगे या कुछ और तरीके का आप उसमें प्रोसीजर्स लगा दोगे, और ऑफशोर प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो आप उसमें कुछ और तरीका का जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो फंडामेंटल्स दैट रिमेन सेम इन बोथ द प्रैक्टिसेस, राइट। तो जो सर्विस लाइन भी है वो भी मोस्टली सेम है। आपको इंडियन प्रैक्टिस में भी ऑडिट एश्योरेंस, कंसल्टिंग, टैक्स एडवाइजरी, रिस्क एडवाइजरी, आरएनआर, ये सब मिलेगा। ग्लोबल प्रैक्टिस में भी आपको अगेन वही ऑडिट एश्योरेंस, कंसल्टिंग, टैक्स, मोस्टली ये सब आपको डोमेन्स या सर्विस लाइंस जिसको बोलते हैं वो मिलेगा। ट्रैवलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है आपको जब जॉब डिसीजन लेना है कि भाई मेरे को ट्रैवलिंग करना है या नहीं करना है। तो मोस्टली जहां तक मैंने देखा है कि इंडियन प्रैक्टिस में, और खास करके अगर अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट ये सब में है, तो आपको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अपने महीने में 15 डेज, 10 डेज, 20 डेज यू आर ट्रैवलिंग। सो ट्रैवलिंग इज अ लॉट इन इंडियन प्रैक्टिस, एंड द ट्रैवलिंग विच हैपेंस इज मोस्टली इंडियन डोमेस्टिक ट्रैवल। तो अगर आप दिल्ली में हैं तो हो सकता है कि आपके मुंबई के कई क्लाइंट्स हो, कई रिमोट लोकेशन के क्लाइंट्स हो, बट आप मोस्टली इंडिया में ही सफल करते रहोगे।
बट अगर आप ग्लोबल का बात करें, तो ग्लोबल में इनिशियल जब आप ज्वाइन करते हो तब तो बिल्कुल भी रेयर सिचुएशन है कि आपको कोई ट्रैवलिंग मिले। एंड ग्लोबल में जो ट्रैवलिंग होता भी है, दैट इज जनरली इंटरनेशनल ट्रैवल्स। सो लेट्स से यू आर वर्किंग फॉर डिलॉयट यूएस। अगर आप डिलॉयट के यूएस प्रैक्टिस के लिए काम कर रहे हैं एंड यू बिकम वेरी क्रिटिकल फॉर दैट टीम, जिस क्लाइंट का आप काम कर रहे थे साल 2 साल में आप बहुत क्रिटिकल हो गए उस कंपोनेंट के लिए, तो फिर हो सकता है कि आपको वो लोग ऑनशोर बुला ले और आप फिर जो यूएस में जाकर के उस कंपनी का काम करें। तो ग्लोबल में जो ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, वो मोस्टली ग्लोबल ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज या इंटरनेशनल ट्रैवल्स होती है। हालांकि आई विल से कि आप ग्लोबल में भी जब आप सीनियर पोजीशंस पे चले जाते हैं, जब आप सीनियर मैनेजर या फिर डायरेक्टर पोजीशन पे चले जाते हैं, तो देन यू आर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर फिर एग्जीक्यूशन बहुत कम कर रहे होते हैं, आप मैनेजिंग कर रहे होते हो। तो उस पॉइंट पे फिर आपको हो सकता है कि आपको, अगर आप एक छोटे ऑफिस में हो तो फिर आपको मेजर ऑफिस में ट्रैवल करना पड़े, या फिर आपको कभी कभी छोटे ऑफिस में जाके मीटिंग लेनी पड़े। लेट्स से आप बैंगलोर में है तो आपको कोची या कोयम्बटूर या कैलकाटा आना पड़े। तो इस तरह का सिचुएशन होता है, बट दैट ऑब्वियसली हैपेंस एट अ वेरी हायर लेवल। इन द इनिशियल लेवल ये नहीं होता है। सो ट्रैवलिंग इज वन। देन वर्क, काम आप जो कर रहे होते हो वो लगभग काम का नेचर सिमिलर टाइप का है। ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग या ऑडिटिंग के फंडामेंटल्स चेंज हो जाएंगे। लेकिन जब आप इंडिया में काम करोगे तो आप मोस्टली ऑब्वियसली इंडियन गैप, इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इन सबको फॉलो करोगे। मतलब जो आपका इंड एस है, या जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, या जो आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, या जो आपके इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आप यूज कर रहे होते हो। उनके बेसिस में आपके फाइनेंशियल्स क्लाइंट के बन रहे होते हो, जिसको आप चेक कर रहे होते हो। लेकिन जब आप ग्लोबल सेटअप में जाते हो, जब आप ऑफशोर प्रैक्टिस को ज्वाइन करते हो, तो वहां पर आपका जो गैप है वो आपका जनरली यूएस का होता है, या फिर यूके आईएफआरएस आप लोग को फॉलो करना होता है। तो जनरली जो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो आपका आईएफआरएस और यूएस गैप पे बेस्ड होता है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट। एंड मोर ऑन दैट, कि अब आप देखोगे कि जो आपका आईएफआरएस है वो आपका पूरा का पूरा लगभग मैच खाता है आपके इंड एस से। और जो आपका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो आप लोग पढ़ते हो सीए फाइनल्स में और सीए इंटर्स में, वो आपका पूरा का पूरा सेम लगभग एग्जैक्ट रिप्लिका है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आईएसआ जिसको बोलते हैं उसका। सो मोस्टली जो कोर एस्पेक्ट्स होता है, जो कोर टेक्निकल चीजें हैं, वो लगभग सेम ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा ग्लोबल प्रैक्टिस या इंडियन प्रैक्टिस में। उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक जमाना था, एक टाइम था जब लोग सिर्फ पागल की तरह काम कर रहे होते थे, बट नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड बिकॉज ऑफ दिस कोविड थिंग हैपनिंग एंड ऑल। तो अब बहुत ज्यादा लोग वर्क लाइफ बैलेंस को भी प्रायोरिटी देते हैं। एंड एक चीज जो मैं बहुत फोकस और इम्फेसिस के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूं, कि कंपनी, आपकी कंपनी में आप कितने भी क्रूशियल हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन आप उस कंपनी से जाते हो, आपको कुछ हो जाता है, कंपनी विद इन 1 मंथ 2 मंथ आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ लेगी। लेकिन आपकी फैमिली में आप इकलौते हो, आप अकेले हो, आपकी फैमिली आपका रिप्लेसमेंट कभी नहीं ढूंढ सकती है। सो वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप पूरा अपने कंफर्ट के हिसाब से चलने का ट्राई कीजिए, बट हाँ, फिर भी वर्क लाइफ बैलेंस वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर डिसीजन। तो वर्क लाइफ बैलेंस इंडियन प्रैक्टिसेस में मैंने जितना देखा है, जितना अपने फ्रेंड से बात किया है, यूजुअली खराब होता है, बहुत खराब होता है। वीकेंड्स किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में शायद नहीं एग्जिस्ट करता है। आपको वीकेंड्स में भी अगर आप नहीं काम कर रहे हो तो आपको अपने मैनेजर को बताना पड़ेगा, उनसे छुट्टी लेनी पड़ेगी। हालांकि चीजें बेटर हुई है इंडियन प्रैक्टिस में भी। जो लीडर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट है, चाहे वो ईवाई हो, पीडब्ल्यूसी हो, डिलॉयट हो, केपीएमजी, कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें लीडर्स इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन उनका कॉस्ट कंपैरिजन और कॉस्ट का जो कंपटीशन है वो इतना ज्यादा है कि उनको एक एम्प्लॉय को एक बेटर पे और उससे बहुत ज्यादा बेटर वर्क दे करके रखना पड़ता है। तो इंडियन प्रैक्टिसेस में अभी भी कंपेयर टू ग्लोबल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस का इश्यूज है। बहुत सारे लोग वहां से इसीलिए सिर्फ शिफ्ट करते हैं ऑफशोर में, कि वहां पे उनको वर्क लाइफ बैलेंस बेटर मिलता है। सो वर्क लाइफ बैलेंस इंडियन प्रैक्टिस में जनरली उतना अच्छा नहीं होता है। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको लिमिटेड रिव्यूज के टाइम में, स्टैट्यूटरी ऑडिट के टाइम में बहुत ज्यादा एक्सेसिव काम करना पड़ता है। हालांकि द सिचुएशन इज गेटिंग बेटर। ग्लोबल प्रैक्टिसेस में यूजुअली वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है। वीकेंड्स को, सिंस आप यूएस, कनाडा, अमेरिका, या फिर आप इंग्लैंड के क्लाइंट्स को डील कर रहे हो, आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफीज के क्लाइंट्स को डील करते हो, तो वहां पर भी उनका वही कल्चर है कि वीकेंड्स आर वीकेंड, संडेज आर संडेज, दैट्स एन ऑफ फॉर देम। तो वो सेम चीज आपको यहाँ पे इंडिया में भी देखने को मिलता है। हालांकि अगेन कुछ फर्म्स हैं जिसका अभी रिसेंट में उतना रिव्यूज अच्छा नहीं है,
वहां पर भी बिकॉज ऑफ द कंपटीशन विच दे आर हैविंग, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल, वहां पर भी वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा खराब हो रहा है। हालांकि इट डिपेंड्स फ्रॉम टीम टू टीम, बट स्टिल फ्रॉम अ ग्लोबल practice perspective it's better than the Indian practice in general I'm talking. ओके, सैलरी स्टार्टिंग, अल्टीमेटली देखो कितना भी अपने लोग डिस्कशन कर लें ऑल कर लें, बट सबसे बड़ा रुपया वाला कंसेप्ट है। तो इंडियन प्रैक्टिसेस भी आपका बहुत हैंडसम पे करती है। एक फ्रेशर लेवल पे 7 से 10 एलपीए इज नॉर्मली व्हाट यू गेट, एंड दिस इज 2023 आई एम टॉकिंग। इट हैज इंक्रीज्ड, पहले ये बहुत कम हुआ करता था, बट अभी ये बेटर है। 7 से 10 एलपी आपका टोटल कॉम्पेंसेशन होता है, कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी आर्टिकलशिप अगर किसी अच्छे फर्म से है, या फिर आप उसी फर्म से आर्टिकलशिप है, आप उसी फर्म में रिटेन हो रहे हो, अगर आप बिग फोर से आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपको 10 के बदले वो 12 11 13 तक का भी कॉम्पेंसेशन मिलता है। बट 7 to 10 इज द मीन एंड मीडियन कॉम्पेंसेशन विच यू गेट। हालांकि दिस इज बेटर इन ग्लोबल प्रैक्टिस। वाई इट्स बेटर? बिकॉज अल्टीमेटली दे आर अर्निंग इन डॉलर्स। उनका जो भी बिलिंग होता है, जो भी कमाई होती है उनकी ग्लोबल प्रैक्टिसेस की, तो वो उनका डॉलर्स में होता है। बिकॉज अल्टीमेटली यूएस का ऑडिट वो लोग इंडिया में कर रहे होते हैं, तो यूएस में तो क्लाइंट उनको ऑब्वियसली डॉलर्स में पे कर रहा होता है। तो सिंस दे हैव दैट कैपेसिटी, दैट आर्बिट्राज, करेंसी आर्बिट्राज, दैट इज व्हाई, दैट कॉस्ट आर्बिट्राज आई शुड से, दैट इज व्हाई उनका जो पे होता है टू अट्रैक्ट गुड टैलेंट, दैट इज स्लाइटली हायर। तो यहाँ पर जो आपका 7 to 10 एलपीए होता है, यहाँ पर आपका टोटल कॉम्पेंसेशन 8 to 12 13 एलपीए का हो सकता है। उसके बाद क्लाइंट फेसिंग, इंडियन प्रैक्टिस में यस डेफिनेटली इट हैपेंस, आप क्लाइंट से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हो। आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो यहाँ के कॉर्पोरेट्स होते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, या छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। तो उनमें आप सीएफओ, सीएक्सओज और भी अकाउंट टीम से आप कम्युनिकेट करते हो, डेटा शेयरिंग वगैरह के मैटर्स पे बहुत सारे डेलिब्रेशंस होते हैं। हालांकि आपका ऑफशोर प्रैक्टिस में ये डायरेक्ट क्लाइंट कम्युनिकेशन कम होता है, बहुत कम होता है। किसी किसी फर्म्स में या किसी किसी प्रैक्टिसेस में बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन किसी किसी प्रैक्टिसेस में अगर आप एक प्राइवेट कंपनी का, एक यूएस के प्राइवेट कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, तो मैंने ऐसा भी देखा है कि 90% ऑफ द ऑडिट्स आर डन फ्रॉम इंडिया। 80% इंटीग्रेशन कंपनीज आर हैविंग। तो पूरा ऑडिट का 80% काम आपका समझ लो इंडिया में हो जाता है। तो उन केसेस में आपका डायरेक्ट क्लाइंट इंटरेक्शन भी होता है, बट दैट इज वेरी लेस। ऑफशोर में या ग्लोबल प्रैक्टिस में आप यूएस के जो मैनेजर्स हैं, यूएस के जो ईवाई या डिलॉयट या पीडब्ल्यूसी के जो सीनियर मैनेजर्स हैं, जो वहां की टीम है, आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हो। सो जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत डायरेक्ट क्लाइंट इंटरेक्शन नहीं होता है, बट हाँ, आप यूएस के लोगों से, यूएस की टीम से आप इंटरेक्ट करते हो, एंड यू गेट टू लर्न फ्रॉम देम। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन से कैंडिडेट्स को ये प्रैक्टिसेस लेती है। सीएस को तो ऑब्वियसली आपका ऑफशोर भी लेता है, ऑनशोर भी लेता है, दे आर रेडी टू टेक ऑल द सीएस। आर्टिकलशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकलशिप आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रैक्टिस में ही कर सकते हो। अगर आप चाहोगे कि आप डिलॉयट इंडिया में आर्टिकलशिप कर लो तो आप कर सकते हो, बट अगर आप चाहो कि डिलॉयट यूएसआई में मैं आर्टिकलशिप कर लूं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। आर्टिकलशिप का कंसेप्ट डिलॉयट, यूएसआई में या किसी भी ऑफशोर प्रैक्टिस में नहीं होता है। हालांकि ऑफशोर प्रैक्टिसेस में ग्रेजुएट्स को वो बहुत ज्यादा हायर करते हैं। तो जनरली ऑफशोर प्रैक्टिसेस स्टार्ट्स एट अ स्टाफ लेवल, जो स्टार्टिंग की रैंक है वो स्टाफ की होती है। तो ग्रेजुएट्स को वो लोग स्टाफ लेवल पे बहुत ज्यादा हायर करते हैं और बहुत ह्यूज क्वांटिटी में हायर करते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आपने किसी कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, आपने थोड़ा बहुत सीखा है एक्सेल वगैरह, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, तो बहुत सारी ट्रेनिंग भी देते हैं और आपके लिए ऑफशोर प्रैक्टिस एक अच्छा रास्ता है। इंडियन प्रैक्टिस में भी ग्रेजुएट्स को लेते हैं, बट यू नीड टू हैव एक्सेप्शनल स्किल्स। आपके पास काफी तगड़ी लेवल की अगर स्किल्स है तो फिर आप एज ए ग्रेजुएट भी ज्वाइन कर सकते हो इंडियन प्रैक्टिस, बट दैट इज प्रीटी टफ टू गेट इन। एंट्री, इंडियन प्रैक्टिस में एंट्री रिलेटिवली टफ है। एक दो या मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट को वो लोग लेते हैं, या फिर कभी बहुत ज्यादा उनको अगर रिक्वायरमेंट है तब जाकर के वो 2 से ज्यादा, तीन से ज्यादा अटेम्प्ट को कंसिडर करते हैं। लेकिन ग्लोबल प्रैक्टिस में आपका रिलेटिवली इजी है। 4 से 5 अटेम्प्ट के कैंडिडेट्स को भी मैंने देखा है, इनफैक्ट इससे ज्यादा अटेम्प्ट के भी कैंडिडेट्स को मैंने देखा है। इट्स लाइक कि अगर आप उनका इंटरव्यूज अच्छे से कर पा रहे हो, अगर आपने इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपरेशन किया, एंड इफ यू आर एबल टू डिलीवर दैट, तो फिर आपका जो ग्लोबल प्रैक्टिस है उसमें भी उसमें आपका मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी वो लोग लेते हैं। देन इंग्लिश स्किल्स, आप इंडियन प्रैक्टिस, नाम तो बिल्कुल लगता है कि भाई ईवाई है या डिलॉयट है या पीडब्ल्यूसी है, तो बहुत बड़ा फर्म्स है। बट आप देखोगे कि इंडियन प्रैक्टिस में मोस्टली जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका हिंदी में होता है। आप जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनसे भी आप ईमेल्स आप डेफिनेटली इंग्लिश में ही लिखते हो, बट जो कम्युनिकेशन होता है, जो डिस्कशंस होती है, वो आपकी मोस्टली हिंदी में ही मैंने देखा है होते हुए। सो अगर आपका इंग्लिश स्किल्स उतना अच्छा नहीं है तो फिर आपको ग्लोबल प्रैक्टिस विल बी टफ, बिकॉज ग्लोबल प्रैक्टिस में इंग्लिश बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। आप जितना भी इंटरेक्शन करते हो वो आप इंग्लिश में ही करते हो, ऑफशोर के साथ, ऑनशोर के साथ, मतलब यूएस या यूके की टीम्स के साथ।
तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छा होना पड़ेगा, प्लस आप इतना ज्यादा इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे होते हो कि आप धीरे धीरे इंग्लिश सीखते भी हो, फ्लुएंट भी बन जाते हो। सो दैट इज वन थिंग। एंड एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऑफशोर्स में इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं वो। आपका इंटरव्यू में आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज, ऑडिटिंग की नॉलेज तो चेक करते ही हैं। इसके अलावा वर्सन टेस्ट बोल के एक टेस्ट होता है जो भी बहुत टफ हो रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रीटी मच डिफिकल्टी इन पासिंग दैट दोज वर्सन टेस्ट। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को इंग्लिश का टेस्ट भी देना पड़ सकता है अगर मैं ग्लोबल प्रैक्टिस ज्वाइन करना चाहता हूं तो। देन वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारी फीमेल्स या बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ऊपर उनके पेरेंट्स हैं, जिनको पेरेंट्स का ऑब्लिगेशन है कुछ, या फिर वो नहीं चाहते हैं शिफ्ट करना टू बिग सिटीज, तो इंडियन प्रैक्टिस में आपको बड़े शहर में यूजुअली शिफ्ट करना ही होता है, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम अब खत्म हो चुका है मोस्टली सारे इंडियन प्रैक्टिसेस में। सारे इंडियन प्रैक्टिस वर्क फ्रॉम ऑफिस कंसेप्ट पे ही चल रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम इंडियन प्रैक्टिस में एक मिथ है अब, लेकिन ग्लोबल प्रैक्टिस में स्टिल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। आई विल नॉट से कि इट्स अ टोटल वर्क फ्रॉम होम। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में टोटल वर्क फ्रॉम होम भी है, लेकिन मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में हाइब्रिड मॉडल चल रहा है। आपको कुछ दिन ऑफिस जाना पड़ता है, शायद 2 दिन या 3 दिन, और बाकी दिन आप घर पर काम कर सकते हो। हालांकि इंडियन प्रैक्टिस में और ऑफशोर प्रैक्टिस में वर्किंग ऑन पेपर 5 डेज अ वीक ही होती है। इंडियन प्रैक्टिस में आपको वीकेंड्स भी काम करना पड़ता है, बट ग्लोबल प्रैक्टिसेस में एक्सेप्ट फॉर द बिजी सीजन और बिजी पीरियड आपको वीकेंड्स पे काम नहीं करना पड़ता है। वीकेंड्स आर वीकेंड्स एंड यू कैन एंजॉय विद योर फैमिली। देन इंडियन लॉज, ऑब्वियसली इसको हम लोग ने डिस्कस किया कि कारो कंपनीज एक्ट ये सब जो है इंडियन इंडियन कानून जो है वो ऑब्वियसली इंडिया के ही क्लाइंट्स के ऊपर लगेंगे। तो अगर आप इंडियन प्रैक्टिस में हो तभी आपके लिए इंडियन लॉज और वो सब का एप्लीकेशन आएगा, बट ग्लोबल प्रैक्टिसेस में आप इंडियन लॉज नहीं पढ़ते हैं या इंडियन लॉज नहीं सीखते हैं या वो आपका रिफ्रेश नहीं होता है, तो आपका जो इंडियन कानून पढ़ा हुआ है, आपने जो कंपनीज एक्ट कारो पढ़ा है, वो आपका वैनिश आउट होना शुरू हो जाएगा। हालांकि आप इसके उलट सॉक्स पढ़ते हैं, जो ग्लोबल लॉज एंड ग्लोबल रेगुलेशंस हैं उनको आप पढ़ने को मिलता है आपको। तो दैट इज वन थिंग। क्लाइंट साइज इंडिया में रिलेटिवली स्मॉलर होता है, इवन इफ आप बिग फोर में हैं। तो अगर आप इंडियन बिग फोर के क्लाइंट्स को ग्लोबल या यूएस बिग फोर के क्लाइंट से कंपेयर करेंगे, तो वहां पर जो उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत बड़ा होता है, सिग्निफिकेंटली हाई होता है। तो जो क्लाइंट्स हैं वो इंडिया में दाव बहुत बड़े होते हैं, आपको हजारों करोड़ की बैलेंस शीट्स मिलेगी। मतलब 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ के बैलेंस शीट यू विल सी हियर। बट when you compare those with the global counterparts with the US firms, बिकॉज आप ऑफशोर में यूएस यूके का ही काम कर रहे होते हो, तो वहां पर और ज्यादा बड़ा क्लाइंट्स होते हैं। सो द क्लाइंटेल इज इवन बिगर इन द ऑफशोर प्रैक्टिस। कॉपी पेस्ट बहुत एक बड़ा नोशन है कि आप ऑफशोर प्रैक्टिस में सिर्फ आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो, इंडियन प्रैक्टिस में आप अपना दिमाग का एप्लीकेशन करते हो। बट आई विल से मैंने बहुत नजदीक से दोनों प्रैक्टिसेस को देखा है, एंड मेरा ये मानना है कि इंडियन प्रैक्टिस में भी जो कॉपी पेस्ट का कल्चर है वो बहुत एक्सेसिवली मतलब फैला हुआ है। इट इज इनग्रेन्ड इनटू द प्रैक्टिस कि अगर आप किसी एक क्लाइंट को एक बार कर लिए तो नेक्स्ट ईयर आप ऑब्वियसली उसमें जो थोड़ा बहुत डेटा चेंजेस और डेटा मॉडिफिकेशन है वो वाला काम कर रहे होते हो। सो आई विल से कॉपी पेस्ट वर्क इज बोथ, इंडियन प्रैक्टिस में भी है, ऑफशोर प्रैक्टिस में भी है। आई विल नॉट से कि ऑफशोर में बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट काम नहीं है, बट वहां पे भी है। बट आपका ये जो अकाउंटिंग ऑडिटिंग ये जो काम है, ये आई थिंक इन नेचर ही बहुत ज्यादा मोनोटोनस काम है। इट्स नॉट वेरी चैलेंजिंग कि हर दिन आपको आप आईएएस हो और हर दिन आपको बहुत नए नए प्रॉब्लम्स डील करने मिलेंगे। So copy paste is there in Indian practice as well and in offshore practice as well. हालांकि still I will say in Indian practice it's relatively less. Indian practice में छोटे clients होते हैं, जल्दी client changes हो जाता है, तो आपको फील होता है कि हाँ मैं रोज नया नया काम कर रहा हूँ। बट ऑफशोर प्रैक्टिस में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं। एक बार में हो सकता है आपकी 8 महीने साल भर 6 महीने की बुकिंग हो एक ही क्लाइंट में। तो इन दैट केस आपको ये लग सकता है कि हाँ मैं शायद कॉपी पेस्ट का काम कर रहा हूँ, बट कॉपी पेस्ट वर्क इज इन बोथ इंडियन प्रैक्टिस एंड ग्लोबल प्रैक्टिस। एंड काम को बिना कॉपी पेस्ट करके अपना दिमाग लगा के करने का स्कोप भी दोनों ही प्रैक्टिसेस में है। अगर आप चाहते हो कि आपको आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप सीखना चाहते हो, तो आप दोनों ही प्रैक्टिसेस में इनोवेशन ला सकते हो, नई नई चीजें ट्राई कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। देन मूविंग ऑन साइज, साइज ऑब्वियसली इंडियन प्रैक्टिस का स्मॉलर है। इंडिया में जो पीडब्ल्यूसी इंडिया है वो बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है कंपेयर टू द पीडब्ल्यूसी एसडीसी। आप कैंपसेस में भी देखेंगे कि पीडब्ल्यूसी एसडीसी जो है वो एक एक हजार सीएस को हायर करती है एक टर्म में, लेकिन पीडब्ल्यूसी इंडिया जो है वो उतना सीएस नहीं हायर कर पाती है। सो द स्केल ऑफ ऑपरेशंस इज ऑब्वियसली लो ऑफ इंडियन प्रैक्टिस, बट फॉर अ ग्लोबल प्रैक्टिस यू आर अ पार्ट ऑफ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ईवाई इंडिया भी बहुत छोटा है कंपेयर टू ईवाई जीडीएस। तो
That is one thing, कि size of the organization is smaller in case of Indian practice and it's a big organization in case of global practices, specifically in India. Because इंडिया में क्या है कि इंडिया में कॉस्ट ऑफ वर्क मतलब लेबर थोड़ा चीप है, इसलिए जितनी भी बड़ी कंपनीज है, बिग फोर्स है, उन्होंने अपना ऑफशोर यूनिट इंडिया में खोल के रखा है, दैट्स अ वेरी बिग प्लस पॉइंट. देन क्वालिटी, क्वालिटी इज quality is less in Indian practice, however, more responsibility. Okay, what I mean here कि इंडियन प्रैक्टिस में व्हाट आई हैव फील्ड दाउ इंडियन प्रैक्टिस भी आप अगर इंडियन के जो नेटिव फॉर्म्स है, नेटिव सीए फॉर्म्स है, उनसे कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि वाओ, इट्स अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ वर्क व्हिच दे आर डूइंग. बट व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम द इनसाइड एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड ऑल कि इंडियन प्रैक्टिस में अभी भी इतना ज्यादा कॉस्ट कंपटीशन प्रेशर है ना फ्रॉम द कंपीटिंग फर्म्स कि क्वालिटी हैम्पर होता है, और इतना ज्यादा प्रेशर्ड एम्प्लॉइज हैं इंडियन प्रैक्टिस में. एक एम्प्लॉय जो 8 घंटे नॉर्मली काम कर सकता है, वो रेगुलर बेसिस में 15-15 घंटे काम कर रहा होता है. तो आई फील कि क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है. अल्टीमेटली जो आप आउटपुट डिलीवर करते हो वो आप थोड़ा कम कर पाते हो. लेकिन सिंस आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हो, आपके ऊपर कोई और चेकिंग करने के लिए बंदा नहीं है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है. लेकिन ऑफशोर प्रैक्टिस में क्या होता है, ऑफशोर प्रैक्टिस में उनके बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्टैंडर्ड वर्क पेपर्स हैं, डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं, डिटेल्ड स्टैंडर्ड्स हैं, एसओपीज हैं हर काम को करने का. तो क्वालिटी जो वहां पर हो पाती है, प्लस रिव्यूज बहुत ज्यादा है. एक स्टाफ कोई काम करता है, उसको सीनियर रिव्यू करता है, उसको उनका एएम या मैनेजर रिव्यू करता है, फिर यहाँ का मैनेजर उसको ऑनशोर भेजता है, वहां का सीनियर या फिर वहां का मैनेजर उसको रिव्यू करता है. सो आफ्टर अ लॉट ऑफ रिव्यूज द क्वालिटी, अल्टीमेट क्वालिटी ऑफ द आउटपुट इंक्रीजेस सब्सटेंशियली. एंड दैट इज वाई ऑफशोर में आपका क्वालिटी थोड़ा सा हाई होता है काम का जो आप कर रहे होते हो, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है सिंस मल्टीपल लेवल ऑफ रिव्यूज एग्जिस्ट करते हैं. फॉरेन में जाकर, यूएस में जाकर भी वो सेम काम रिव्यू हो रहा रहता है, तो कुछ भी इश्यूज होती है तो वहां पर वो बता देते हैं, उसको आप रेक्टिफाई कर पाते हो. सो द क्वालिटी इज बेटर. एक चीज और, कैपिंग, जो आपका हिरार्किकल कैपिंग है, वो इंडियन प्रैक्टिस में आपका पार्टनर्स है. ऑब्वियसली अगर आप इंडियन प्रैक्टिस ज्वाइन करते हो तो आप डेफिनेटली ग्रो करते करते ऑर्गेनाइजेशन में 10, 15, 20 ईयर्स डाउन द लाइन यू कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म. हालांकि ऑफशोर प्रैक्टिस में जनरली आपका जो ग्रोथ होता है वो आपका सीनियर मैनेजर तक ही हो पाता है. आप सीनियर मैनेजर तक ग्रो कर पाते हो, उसके बाद डायरेक्टर्स या पार्टनर्स बहुत कम लोगों को मैंने देखा है. जो रेशियो है वो बहुत कम होता है. हालांकि देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी कि आप ऑफशोर में, आप ग्लोबल प्रैक्टिसेस में भी पार्टनर्स बन पाओ, बट द चांसेस एंड द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस. बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे क्लाइंट का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, तो जो भी डायरेक्टर्स पार्टनर्स होते हैं वो जनरली एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से बनाए जाते हैं. So that is one. Now we'll give highlights of both the practice. So in Indian practice, generally you have an Indian perspective of doing things. Shifting to own practice is very easy. आप इंडियन प्रैक्टिस में इंडियन लॉज को आप पढ़ रहे होते हो, इंडियन लॉज में काम कर रहे होते हो, इंडियन क्लाइंट्स होता है आपका, तो आपका इंडियन प्रैक्टिस में शिफ्ट होना बहुत इजी होता है. क्लाइंटेल आपका इंडियन रहता है सारा का सारा. ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. आपका एंट्री आप देखोगे तो एंट्री कॉम्पेंसेशन बहुत कम है कंपेयर टू द ऑफशोर. लेकिन आपका ग्रोथ जो है वो बहुत रैपिड होता है इंडियन प्रैक्टिस में. पार्टनर बनने का आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है, और आप डोमेस्टिक ट्रैवल आप काफी ज्यादा करते हो. सो दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ इंडियन प्रैक्टिस. एंड इन केस ऑफ ग्लोबल प्रैक्टिस, आपका ऑटोमेशन का जो लेवल है वो बहुत हाई रहता है. ये चीज मैं आपको बताता हूँ कि ऑफशोर प्रैक्टिस में जो टूल्स, जो टेक्नोलॉजी वो लोग आज यूज कर रहे हैं, इंडियन प्रैक्टिस में उसको आने में शायद 2, 4, 5 साल भी लग सकते हैं. तो फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन एआई पर्सपेक्टिव, एमएल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एन इंटीग्रेशन पर्सपेक्टिव, ऑटोमेशन पर्सपेक्टिव, काम को जल्दी करने का पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, तो ऑफशोर प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इम्प्लीकेशंस है. दे आर वे अहेड ऑफ इंडियन प्रैक्टिस. वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है. आप अगर कोई साइड हसल करना चाहते हो, लेट्स से आप जॉब कर रहे हो बट आपका सिंगिंग में इंटरेस्ट है, डांसिंग में, कोई और भी, कुकिंग में, बेकरी में इंटरेस्ट है, या फिर आप कुछ और करना चाहते हो, तो आप पार्ट टाइम बेसिस में वो सब कर सकते हो. बिकॉज आपको वहाँ पे एक वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा मिलता है, तो आप कुछ साइड हसल भी कर सकते हो. सैलरी कंपैरेटिवली जो इनिशियल सैलरीज एंड ऑल है वो आपका बेटर होता है इंडियन प्रैक्टिस से. मल्टीपल अटेम्प्ट्स अगर आपका है तो स्टिल आप ग्लोबल प्रैक्टिस में ज्वाइन कर सकते हो. यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी. एंड द ऑपरेशंस इन जनरल आर बिगर, यू आर पार्ट ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर आप अच्छा करते हो तो फिर उस तरह से आपको एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडरशिप पोजीशन मिलता है. तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. So I wanted to bring a very comprehensive picture, and that is why I think this has become slightly bigger video than expected. But I think कि after this video you will be able to analyze the things. आपको समझ में आएगा कि हाँ दोनों ही अच्छा है.
ऐसा नहीं है कि इंडियन खराब है, ऑफशोर अच्छा है, ऑफशोर खराब है, इंडियन अच्छा है, दोनों प्रैक्टिसेस अच्छे हैं, दोनों में कुछ प्लस माइनस है। इट्स लाइक कि देखो, अगर आप इंडस्ट्री भी ज्वाइन करोगे तो इंडस्ट्री में अगेन कुछ प्लसेस आ जाता है, कुछ माइनस आ जाता है। व्हेन यू आर ज्वाइनिंग लेट्स से टाटा स्टील और बिरला और अंबानी, नेस्ले और व्हाटएवर कंपनी आईटीसी, तो वहां पे भी कुछ प्लस है कुछ माइनस है। वहां पे हो सकता है कि आपका ग्रोथ उस रेट से नहीं हो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर वर्किंग एज अ कॉस्ट सेंटर टू द कंपनी। तो सारे तरह के जॉब्स का, अगर आप जॉब और प्रैक्टिस को कंपेयर करो तो उसमें भी कुछ प्लस है कुछ माइनस है। तो सारे तरह के रोल्स का कुछ निगेटिव्स कुछ पॉजिटिव होता है। आपको ये देखना है कि आपको क्या सूट करता है। मैंने जितने पैरामीटर्स बताए उन पैरामीटर्स को आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, उसके बेसिस में आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हो। जितना बेटर आप डिसीजन लोगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे, बिकॉज अल्टीमेटली you are the product of the decisions and actions you take. So that is it from my side. I hope I was able to add some value to you. बाकी अगर आपके कुछ भी फीलिंग्स थॉट्स हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, so that the community can understand and others can respond to it. And that is it from my side in today's video. Thank you. Bye bye.